नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल्स में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और अगर पिछले वित्त साल अभी तो जारी ही है, लेकिन अगर हम FY25 की बात करें तो किस कमोडिटी ने कितना रिटर्न दिया है और किस तरह से हमने इक्विटी मार्केट को यहां पर आउट परफॉर्म किया है, उस पर थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ LKP सिक्योरिटीज़ के जतिन त्रिवेदी हैं। जतिन, नमस्कार। और पिछला एक साल अगर हम मुड़कर देखें तो क्लियरली सोने ने, चांदी ने, मेटल्स ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। ऑफ कोर्स कच्चा तेल इन द नेगेटिव रहा है पिछले 2 साल से लगातार, और इस साल की अगर कैलेंडर ईयर की बात की जाए तो पहला क्वार्टर यहाँ पर इन द नेगेटिव है। लेकिन सोने से शुरुआत करना चाहेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में इस साल सोना नहीं था तो क्लियरली आप इन द नेगेटिव हैं। कैसे देखते हैं आप सोने को अब कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए? मनीषा राइटली पॉइंटेड, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर अगर ये बैलेंस करने के लिए अगर गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स अगर नहीं रखे थे, इनफैक्ट पिछले 2 साल में अच्छी खासी रिटर्न्स रही है। और इस साल तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रहा है गोल्ड का, क्योंकि इक्विटीज ने जो है वो अंडर परफॉर्मेंस किया, इसके लिए आउट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। सो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो ये एक सेट ऑफ एग्जांपल्स है जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ईटीएफ्स के माध्यम से या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिस तरह से भी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कंफर्टेबल है, उस तरह से इसके अंदर एक पोजीशन बना के रखना है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि 15 टू 20% आपका बैलेंस के हिसाब से गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है रखना। आगे चल के अभी भी अनसर्टेनिटीज जो है वो अभी बनी हुई हैं, तो इक्विटीज में आपका पैसा जो है वो कितने श्योरिटी से बनने वाला है या कितने परसेंटेज से बनने वाला है, इसकी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और ट्रेड टैरिफ जो अभी भी एक रेसिप्रोकल टैरिफ जो है अभी 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं यूएस की तरफ से, तो आगे और भी कंट्रीज जो है वो किस तरह से उसका रिएक्शन देती हैं, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को और भी सपोर्टिव मेजर्स देते रहेंगे। अप्रैल मंथ के हिसाब से मैं देखूं तो थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो और हीटअप होने वाले हैं। सो पीक जो है वो गोल्ड का और चलते रहेगा। सो एडवाइजेबल यही है मनीषा की स्टार्टिंग ऑफ योर न्यू फाइनेंशियल ईयर गोल्ड के अंदर एसेट जो है वो अपना अलोकेशन बनाकर रखें। जिन्होंने नहीं बनाया है या कम परसेंटेज से बनाया है, उन्हें ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा कि गोल्ड के अंदर अपना एसेट अलोकेशन बढ़ाएं। 20% तक एटलीस्ट उसके अंदर अलोकेशन रखें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। जो ज्वेलरीज है उसको आप मत काउंट कीजिए, जो आपका पोर्टफोलियो है रिस्कियर एसेट्स का, उसके अंदर आपको ये पोर्टफोलियो में बना के रखना है। सो आई एम स्टिल लुकिंग एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग। जहां पर भी थोड़ा सा डिप मिल जाए तो वहां पे अलोकेशन बढ़ानी है। और सिल्वर तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि और यहाँ से बड़ा पीक देने की और भी तेज दौड़ लगाएगा। 1007 और 1000, 8000, 1,08,000 और 1,07,000 के आसपास तक के लेवल्स में देख रहा हूँ, जो अप्रैल महीने के अंदर इजीली टच कर सकता है सिल्वर जो है वो। जिस तरह से कॉमेक्स में $34 के ऊपर अभी मेंटेन होना शुरू कर दिया है। $32 एक मेन सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लग रहा कि $32 के नीचे ये बहुत आसानी से ट्रेड होगा सिल्वर। और हायर साइड पे $35 एक माइनर हर्डल है, जिस जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है एक स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स $37 भी देखने मिलेगी सिल्वर के अंदर। सो गोल्ड सिल्वर दोनों ही एसेट क्लासेस में एक पॉजिटिव आउटलुक की तरह जाना है। वेल एक्चुअली अगर देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर का ये आखिरी दिन है, और आखिरी दिन भी यहाँ पर सोने ने ऑल टाइम हाई आपके लिए बनाया है। जो 3070-75 के लेवल्स के आसपास का कारोबार आप सोने में देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ये ऑल टाइम हाई है। और अगर इस कैलेंडर ईयर की अब तक की बात करें तो ये 70वां दिन ऐसा है जब हमने ऑल टाइम हाई यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखा है। तो 2650 के आसपास ये साल शुरू हुआ था। 3071 पे हम फिलहाल इसको कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। तो ये इस क्वार्टर की बात है जहां पर करीब करीब $450 की बढ़त के साथ हमने सोने में कारोबार होता हुआ देखा है। जतिन, साथ ही साथ एनर्जी में क्या कहेंगे, क्योंकि ये पिछले 2 साल से लगातार नेगेटिव दे रहा है। भारतीय एज एन इकोनॉमी के लिए तो ये काफी बेहतरीन है। यहां से आपको क्या सेंस लगती है, और गिरावट देखने को मिलेगी इस साल में? अब क्रूड जो है वो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहना चाहिए मनीषा, कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ने अपनी जो मोमेंटम अपनी फेड आउट की है, और रुपया जो है उसी के सामने एक अच्छी खासी तेजी पकड़ के चल रहा है। मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स का सॉफ्टनेस और कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से प्रेशर आना, जब भी तेल के दाम आपको 75-76 के आसपास अगर डब्ल्यूटीआई क्रूड पहुंच भी जाता है, तो तुरंत यूएस की तरफ से कोई ना कोई एंगल से प्रेशर आ जाएगा, जिसके कारण से आपको क्रूड ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं मिलेगी। और रशिया ओपेक जितना भी ट्राई कर ले, जब भी $65 के आसपास डब्ल्यूटीआई मिलेगा, तब प्रोडक्शन कट्स कह लीजिए या कोई भी नेगेटिव न्यूज फ्लो आने शुरू हो जाए, तो वहां से सपोर्ट भी लेगा। तो 65 से 75 एक बड़ा रेंज जो है, यही मैं देख रहा हूँ क्रूड ऑयल के लिए। सो गोइंग फर्दर इनटू एटलीस्ट क्वार्टर और सो, सेकेंड क्वार्टर में जो रेंज बता के पकड़ के चल रहा हूँ, वो डब्ल्यूटीआई में अराउंड अबाउट 67, 68
67-66 एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा और 72-73 मेजर हर्डल रहेगा। सो इसी के हिसाब से ट्रेड पोजीशनिंग बनानी है अपने घरेलू बाजार में एमसीएक्स में, अगर कोई भी इसके अंदर एग्रेसिवली एनर्जी स्पैक में ट्रेड कर रहा है तो। एक क्विक वर्ड यहाँ पर कॉपर में कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन, जिस तरह का ये क्वार्टर रहा है अगले क्वार्टर के लिहाज से? या माइनर सॉफ्ट ट्रेंड रह सकता है टैरिफ्स के रेसिप्रोकल के कारण, बट ओवरऑल ट्रेंड जरूर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड के साथ है चाइनीज इकोनॉमी के पीछे। लेकिन एक माइल्ड सॉफ्ट ट्रेंड चालू है अभी पिछले 2-4 दिनों से, एक ट्रेंड रिवर्सल कह लीजिए या प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है थोड़ा सा। तो 880 से लेके 870 तक के लेवल्स आ सकते हैं नीचे में, बट बहुत ज्यादा उसके अंदर मुनाफा वसूली तो नहीं देख रहा हूं मैं। 870 से 880 एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक 910 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कॉपर जो है थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ में पकड़ के चल सकते हैं फॉर द स्मॉल करेक्शन टुवर्ड्स 880 870 और सो। फेयर पॉइंट। और जतिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हुए नजर आए हैं यहाँ पर कि जो ज्वेलरी आपके पास है उसको काउंट ना करें, सोने को अपने पोर्टफोलियो में लें और 20% उसको फाइनेंशियलाइजेशन के हिसाब से इसको इंक्लूड करें। बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे बात करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे कुछ और खबरें। हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी हैं। विमल जी, एक बड़ी अच्छी खबर आई आपके लिए, 10% की ड्यूटी चने पे, जो आप काफी समय से एडवोकेट भी करते रहे हैं। क्या इम्पैक्ट इमीडिएटली प्राइसेस पे देखने को मिला है? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, जो ड्यूटी जो 10% लगाई है, एक ये मैसेज है सरकार का। अगर आपने देखा पिछले कुछ दिनों पहले येलो पीस पे और मसूर पे भी जो नोटिफिकेशन आया था, येलो पीस को 0 ड्यूटी पे एक्सटेंड किया गया है, मसूर को जो है 10% ड्यूटी लगा के उसको भी एक्सटेंड किया गया है। जो अब मुझे लग रहा है कि दालों का लगभग आयात जो है लगभग सारा खुल चुका है। आप तुअर, उड़द, मसूर, चना, मटर और एक बहुत ही सामान्य नॉमिनल अमाउंट ऑफ ड्यूटी इस पे लगाई गई है। ये थोड़ा सा जो ये पॉलिसी जो सरकार की, ऐसा लग रहा है कि सरकार काफी मात्रा में इंपोर्ट करना चाहती है ताकि यहाँ पे जो दालों के दाम है बढ़े नहीं, क्योंकि लास्ट 2 सालों में दाम काफी बढ़े थे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की पॉलिसी है, जो भी कुछ पिछले महीने ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वेबिनार किया था आत्मनिर्भर दालों की आत्मनिर्भरता के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये कंट्राडिक्शन है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि एक तरफ आप सस्ती दालें मंगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एमएसपी पे आप दालों को खरीदने की बात खरीद रहे हैं। दोनों चीजों में बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। विमल जी, इंडस्ट्री कितना इंपोर्ट ड्यूटी मांग रही थी? हमारी तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं किया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ अगर एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ ड्यूटी, तो कम से कम 25% ड्यूटी होनी चाहिए थी इस पे। पहले 66% ड्यूटी थी मनीषा जी। देखिए, आप येलो पीज और चना काफी लगभग 4-5 साल से सरकार ने बंद कर रखा था। येलो पे रेस्ट्रिक्शन था और चने पे 66% ड्यूटी थी। इसलिए हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ तो सरकार ने 66% से करके 0% कर दिया। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो 5 लाख टन का उत्पादन होता है बढ़कर 22.5 लाख टन हुआ। इस तो अभी जो 10% ड्यूटी लगाई है ये प्राइस में एडजस्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा मसूर में भी जो प्राइस 10% ड्यूटी लगाई है, इससे बिल्कुल दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई, फर्क नहीं पड़ा है। और मानना है कि कुछ समय में चने का भी जो है इसमें साथ कुछ हमारे यहाँ बाजार में 1-2 रुपए की एक बार टेम्परेरी तेजी आएगी, लेकिन ये भी प्राइस में एब्जॉर्ब हो जाएगी। कुछ प्राइस यहाँ थोड़े बढ़ेंगे, थोड़े वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के किसानों को एक अच्छा मैसेज है कि आप इस बार भी उत्पादन करिए और हम आपसे ओके। विमल जी, आप कहेंगे एक बॉटम शायद यहाँ पर दालों के प्राइसेस में बन चुका है, या यहाँ से आपको लगता है कि जिस तरह की सरकार ने चेंजेस किए हैं जो बहुत मिनिमल है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, ये बिल्कुल है कि जो प्राइस जो दालों के दाम है वो काफी नीचे आ चुके हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि सभी दालों के भाव जो हैं, जो अब इनमें कोई ज्यादा नीचे गिरावट आएगी। ऑलरेडी दालें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रही है। सभी दालें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रही है। लेकिन जहां तक पॉलिसी का सवाल है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। मैं नहीं समझता हूँ कि आत्मनिर्भरता की तरफ हम जा रहे हैं, रादर हम इम्पोर्ट रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि सरकार को पूरी पॉलिसी पे रिलुक करना चाहिए और आप कम से कम आप इम्पोर्ट करिए। इम्पोर्ट से हमारा कोई इशू नहीं है, हमारी कोई बाधा नहीं है। हम अगर हमारे यहाँ कमी है तो इम्पोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप कम से कम इम्पोर्ट का जो लैंडिंग प्राइस है, जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, वो सपोर्ट प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो पॉलिसी है
आपकी जो आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है वो तो कम्प्लीटली इरेलेवेंट हो जाएगी और हमारा वही हाल होगा जो हमारे तेलों में हाल हुआ है। मुझे याद है, हम जब तेल इंपोर्ट करना शुरू किए थे तो हमारे यहाँ पाम ऑयल बड़ा सस्ता होके आता था, तो हमने बड़ी मात्रा में पाम ऑयल इंपोर्ट किया। और आज की हालत ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है 65% ऑफ एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू द इम्पोर्ट्स। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दालों में वही हमारा हाल हो। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से ये एक अनुरोध करूंगा, एक अपील करूंगा कि दालों की पॉलिसी पे रीलुक करे। सरकार के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हम हमारी तरफ से जितना भी इनपुट होगा हम देंगे। आप एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाइए जिससे हमारे किसानों को भी लाभ मिले, हमारे ट्रेड को भी लाभ मिले, हमारे जितने स्टेक होल्डर्स है सबको लाभ मिले और हमारा ओरिजिन्स के साथ में भी हमारा रिश्ता बना रहे। ये अभी जो आज पॉलिसी है ये सिर्फ हम इंपोर्ट निर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली। और आपने यहाँ पर खाने के तेलों की बात की, हमारे साथ सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक भी हैं। मिस्टर पाठक के लिए भी कल एक अच्छी खबर थी, आई डोंट नो कितनी अच्छी खबर है, लेकिन जैसे विमल जी कह रहे हैं मिस्टर पाठक की वो हालत उनको दालों की नहीं चाहिए जो खाने के तेलों की हो, जो आपको थोड़ा बहुत कल मिला है कि ठीक है नेफेड और एनसीसीएफ ना बेचें। क्या आपके लिए वो पॉजिटिव है? क्योंकि मांग तो काफी हद तक रही है, सोयाबीन के प्राइसेस भी एमएसपी के नीचे हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, मील का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो चिंताएं काफी हैं, लेकिन क्या ये एक चीज थोड़ा सपोर्ट करती है? सिल्वर लाइनिंग है। हमने जब 3 मार्च को बेचने की घोषणा की थी नेफेड ने, तभी सरकार से कहा था कि साहब ये इसको भी ना बेचा जाए, कीमतें पहले से ही इतनी डिप्रेस्ड हैं। अभी जब अगर 20 लाख टन सामान बेचना शुरू किया नाफेड और एनसीसीएफ तो प्राइसेस और डिप्रेस होंगे, और वैसा हुआ भी। अभी सरकार से मीटिंग करके उनको समझा के काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम इसमें सफल हो पाए समझाने में कि अगर अभी सोयाबीन की बिकवाली जारी रहेगी तो जो आगे मस्टर्ड की फसल है जिस पे एमएसपी से नीचे कीमत है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा, और सोयाबीन की सोइंग पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्योंकि तो सरकार ने ये बात समझी है और इस पर फैसला लिया है कि नहीं, अभी नाफेड को कहा गया है कि अब आप सोइंग हो जाए उसके बाद बेचिएगा। सरकार का शायद ऐसा भी सोचना है कि इससे कुछ प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा सोयाबीन कीमतों पे। मुझे भी लगता है कि अगर 20 लाख टन का मटेरियल जुलाई तक होल्ड रहेगा तो थोड़ी सप्लाई सिचुएशन ऐसी रहेगी कि कीमतें शायद थोड़ी प्रॉप हों, सरकार को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा। और जितना रिजेक्शन किसान को हो रहा था कि हम सोयाबीन बोएं कि नहीं बोएं, उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा कि हाँ सरकार सुन रही है, देख रही है, मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल ही चुप नहीं बैठी है, कुछ कर रही है। तो बड़ी अच्छी खबर है और हम बड़े खुश हैं कि ये बात सरकार ने हमारी प्रार्थना को माना है। मिस्टर पाठक, मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है कि कितनी और कितनी बार इसके लिए मशक्कत करनी पड़ी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो एक तो कुछ चिट्ठी लिख के होती है जो कि पब्लिक डोमेन में होती है चीजें, कुछ चीजें समझानी पड़ती हैं इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें, क्योंकि सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। सरकार एक्शन लेती है, ऐसा नहीं कि सरकार जो है चुप बैठती है, लेकिन सही जगह पे सही बात अगर समझा सकें तो सरकार तुरंत फैसला लेती है। और जैसा मैंने कल होते हुए देखा कि सरकार ने फैसला लिया कि हाँ बात तो सही है, अगर मस्टर्ड की कीमतें भी डाउन हो गई, अभी 113-15 लाख टन की क्रॉप आ रही है, तो क्या होगा, किसानों पे क्या फर्क पड़ेगा? सोयाबीन पहले ही डाउन है। अच्छा, कुछ लोगों की सोच है जो कहते हैं कि सोयाबीन क्यों उगाने की जरूरत क्या है, ये इस पे रोक लगनी चाहिए। और कल जब हमने मीटिंग की थी सरकार से तो हमने उनको बोला था कि साहब आप ये जो सोच है कि सोयाबीन में क्योंकि किसान को दाम नहीं मिले तो उगा क्या करेंगे, ये बड़ी भयावह, बड़ी खतरनाक सोच है, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि सोयाबीन मील की डिमांड हिंदुस्तान में 80-90 लाख टन है, रहेगी, और अगर हम सोयाबीन नहीं उगाएंगे तो क्या ये भी इंपोर्ट करने लगेंगे? कैसे काम चलेगा? तो ये अच्छी बात है कि सरकार को समझ में आए, समझाने की जरूरत पड़ती है, बहुत मशक्कत की, लेकिन सफलता मिली, ये अच्छी बात, ये खुशी की बात है। राइट, तो मेरे दोनों ही गेस्ट का ये मानना है, चाहे दालों की बात हो या खाने के तेलों की बात, मशक्कत काफ़ी हद तक करनी पड़ रही है टू एंश्योर कि जो भी पॉलिसीज़ बने एक तो कंसिस्टेंट बने, लॉन्ग टर्म बने, इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सबको यहाँ पर ध्यान में रख के बनाई जाए। और जैसे कहा गया कि दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ अच्छी खबर ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी अ लॉट इज़ आस्क्ड फॉर, काफ़ी कुछ डिज़ायर्ड है, और आशा यही है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर सरकार को और मशक्कत करके शायद समझा सकें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो कल के नोटिफिकेशंस और खबरों पर रिएक्ट भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में भी इतना ही समय है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे यहाँ पर इक्विटीज़ पर।